आदिवासी फड़ा पहनता फड़ा पहनता जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। साथियों, आज इस आदिवासी समाज की सबसे बड़ी खमियां ये है कि आज आदिवासी समुदाय का जल जंगल जमीन माटी बेटी को जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक MP MLA सरकार के नाम से, बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आदिवासियों को लूटा जा रहा है। आज आप देख रहे हो लगातार आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। लगातार आदिवासी एक क्षेत्र से दूसरे महानगरों में पलायन कर रहा है। जिन आदिवासियों का जीने का आधार जल जंगल जमीन था, उस जल जंगल जमीन से आदिवासियों को भगाया जा रहा है, आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है, आदिवासियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर पलायन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से जल जंगल जमीन में जो 85% जो प्राकृतिक संसाधन होता है, इस प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करने के लिए जितनी भी जो सरकारें चल रही, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जिसमें जितने भी दल के जो नेता विधायक लोग हैं वो आदिवासियों को लूटने का काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं साथियों, सबसे बड़ी विकराल समस्या इस पांडुना क्षेत्र में सबसे बड़ी विकराल समस्या है बांध की। जो लगातार आप देख रहे हैं कि संगम 1, संगम 2, दूधी नदी पे जो एक बांध बन रहा है, जिसमें लगभग 348 गांव का विस्थापन किया जा रहा है। 348 गांव के आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। 348 गांव में अगर प्रति गांव में हम माने तो एक गांव में 5000 आदिवासी रहता है। 5000 गुणित अगर 348 करते हैं तो कितने आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, इस सोचने की बात है। आज हम देख रहे हैं कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम पांडुना क्षेत्र में रखा गया, पर किसी भी जो मुख्य नेतृत्व करता है, जो समाज का भला करना चाहते हैं, जो समाज को नई दिशा देना चाहते हैं, किसी ने भी 348 बांध की बात नहीं किया। कुछ ही जो कर्मचारी थे, कुछ सरल लोग थे जिन्होंने 348 गांव की बांध को रोकने की बात किया। बाकी भी जो नेतृत्व करता थे, जो बड़ी बड़ी समाज की बातें करते हैं, समाज को जिंदा रखने की बात करते हैं, समाज को नई दिशा देने की बात करते हैं, और जिस समाज की जल जंगल जमीन लूटी जा रही है उसको क्या दिशा दोगे आप? जिस समाज में अगर दिशा होती तो उनका क्या जल जंगल जमीन लुटता? ये सोचने और समझने की जानकारी साथ है। आज आप देख रहे हो कि इसमें जो मुद्दा था कि आदिवासी क्षेत्रों में बांध, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। आज आप देखिए, ये बात सही है कि कुछ चंद रुपयों के चक्कर से हमारा आदिवासी समुदाय अपनी जल जंगल जमीन को बेच रहा है। कुछ चंद कागज की नोटों के चक्कर से आदिवासी समुदाय अपनी जीने के आधार को बेच रहा है, अपने जमीन को बेच रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आज आप देखिए, जब भी बांध बनाना हो, टाइगर रिजर्व के नाम पे कोई चीज पलायन करना हो, या बड़े बड़े जो उद्योग धंधे के अगर क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह का निर्माण करना हो, तो उनको आदिवासियों की जमीन की जरूरत पड़ती है। जमीन तो आदिवासियों के लेते हैं, बांध के नाम पे आदिवासियों की जमीन लेते हैं, पर बांध का जो पानी होता है वो आदिवासियों को नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। बांध आदिवासियों की जमीन पे बनता है, पानी आदिवासियों का होता है, और पानी जो जाता है कहाँ जाता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाता है, और बड़े बड़े कारखानों पे आदिवासियों की जमीन का पानी जाता है। आदिवासियों के दुर्भाग्य का विषय, आदिवासियों को चंद सिक्कों में तौल दिया जाता है और उनकी जमीन को हड़प लिया जाता है। जबकि इस देश में कानून बना है, भूमि संपादन अधिनियम, जिसमें कहा गया है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। पर इस चीज को दबाने के लिए हमारे समुदाय के जो नेतृत्व करता है, नेता विधायक सांसद हैं, जो समुदाय के जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय। दूसरा मुद्दा यह था कि आदिवासियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने की समस्या बंद करें। आज आप बताइए साथियों, आप एक तरफ कहते हो कि आप इस देश के मालिक हो, इस देश के आप ऑनर हो, इस देश के सर्वोदाता आप हो, तो फिर आदिवासियों के ऊपर IPC CRPC के आधार पे लगा रहा है। आप ये बताइए कि मालिक के ऊपर कोई नौकर कार्रवाई कर सकता है क्या? कोई नौकर मालिक को दंड दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। ये आपको समझना पड़ेगा। आज जो मालिक है, जो आदिवासी इस देश का मालिक है, मालिक के ऊपर IPC और CRPC का सेक्शन लागू नहीं होता है, फिर भी आदिवासियों के ऊपर IPC CRPC लगा कर जेलों में ठूसा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज आदिवासियों के ऊपर अगर IPC CRPC अगर लग रहा है तो इसका सबसे मेन कारण है MP MLA, जो आदिवासियों को अपनी मुख्य व्यवस्था से भटका के रखे हुए हैं, जो आदिवासियों की अपनी जो पारंपरिक जो व्यवस्था होती थी, जो गढ़ व्यवस्था होती थी, जो नार व्यवस्था होती, जो रूढ़ी प्रथा व्यवस्था होती थी, उस व्यवस्था से आदिवासियों को भटकाने वाला अगर कोई है तो MP MLA है, नेता विधायक सांसद है, संगठन पार्टीवाद से घिरे लोग हैं, जो आदिवासियों को मुख्य व्यवस्था से बाहर कर रहे हैं। जिस वजह से आज आदिवासियों के ऊपर IPC CRPC जैसे जो समान कानून है, जो आदिवासियों पे धारा लगा कर उनको लगातार जेल में ठूसा जा रहा है। आप देखिए, तीसरी चीज है अभी पेशा कानून। पूरे भारत के अंदर, वो भारत का है, मध्य प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि पेशा कानून किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर थोपने का काम किया गया है। जब पैसा एक्ट आर्टिकल 13 ये कह दिया है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून आदिवासियों पे लागू नहीं होते, इसका आर्टिकल 13(3) इसका होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज भी वक्त है कि आज भी हम तमाम युवाओं से
जो लोग इस वीडियो को देखेंगे तमाम लोगों से हम कहते हैं कि आप अपनी मुख्य व्यवस्था पे आइए, आप अपनी मुख्य व्यवस्था पे आइए। आज आप देखिए, अगर चुनाव के बाद अगर कोरोना आ जाए तो मुस्लिम के पास तो उनका स्कूल है, उनका कब्रिस्तान है, उनके तो बड़े बड़े चीजें हैं, उन्होंने व्यवस्था का निर्माण किया है, हॉस्पिटल है उनके पास। हिंदुओं की बात करें तो उनके पास खुद का हॉस्पिटल है, खुद का स्कूल है। आप आदिवासी की बात कीजिए, अगर बड़ी बीमारी आ जाए तो आदिवासियों के पास पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, इलाज के लिए उनके पास हॉस्पिटल नहीं है। इस चीज को समझना पड़ेगा और इन चीजों का निर्माण हमें करना पड़ेगा। जिस दिन आप इन चीजों का निर्माण नहीं करोगे तब तक आपकी इस देश की मुख्य व्यवस्था में आपका हस्तक्षेप और नियंत्रण नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, पर शिवरावण त्रिकाम ये कहता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इस देश की मुख्य व्यवस्था के लिए हमारे अपने समुदाय के लोगों को अग्रसित करता है और उस मुख्य व्यवस्था में पहुंचाने का काम करता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा साथियों, इन्हीं चीजों को समझना पड़ेगा। जो तमाम मुद्दे, जल जंगल जमीन को बचाना है। आज साथियों सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे समुदाय का जो जल जंगल जमीन माटी, हम इसे कैसे बचाएं। क्या कोई नेता या कोई विधायक, या मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो आरक्षित सीटें हैं जिसमें 47 विधायक हैं, क्या 47 विधायक जल जंगल जमीन माटी को बचा सकते हैं? क्या नहीं बचा सकते? क्योंकि इस बिल को पास करने के लिए मेजोरिटी होना चाहिए, पार्लियामेंट में एक मेजोरिटी होना चाहिए। 47 विधायक क्या उखाड़ लेंगे वहां पे? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को छोड़कर अपनी गढ़ व्यवस्था पे आना पड़ेगा, पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा पे आना पड़ेगा, पारंपरिक तरीके से हमारे समुदाय का निराकरण करना पड़ेगा। देखिए जमीनें कैसे लूट रहे हैं ये लोग। जब यहाँ का समता जजमेंट ये कहता है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। आर्टिकल 13 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में सरकार की 1 इंच जगह नहीं तो फिर वो हमारे क्षेत्र में बांध कैसे बना रहे हैं, हमारे क्षेत्र में क्या बोलते हैं शेर चीते कैसे छोड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्रों में बफर जोन कैसे घोषित कर रहे हैं, हमारे क्षेत्रों में चुनाव कैसे करा रहे हैं। जब आर्टिकल 13 इसका उल्लंघन करता है तो इस चीज को समझना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा। और तमाम जो आदिवासी समुदाय, आदिवासी कबीला के लोग, उनको आपको कहना चाहूंगा, ये देश है, ये भारत है, भारत संविधान से चलता है और संविधान में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था दी है, एक गैर आदिवासियों की शासन व्यवस्था और दूसरी आदिवासियों की शासन व्यवस्था। तो आज आपको तय करना है कि आपको गैर आदिवासियों की शासन व्यवस्था पे चलना है कि आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था पे चलना है। आपको निर्णय करना पड़ेगा। अगर आप निर्णय नहीं करोगे तो आने वाला समाज, आपका परिवार, आपका कबीला क्या होगा, आपको ये समझना पड़ेगा। आज हम गैर आदिवासियों की शासन व्यवस्था पे चल रहे हैं, हम आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार की व्यवस्था पे चल रहे हैं, हम आज हम प्रशासन की व्यवस्था में चल रहे हैं। इसलिए आदिवासी समुदाय की कुटाई पिटाई लुटाई जा रही है, क्योंकि हमारे समुदाय का जो राष्ट्रीय लेवल का लीडर है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो लीडर है, वो भटका हुआ है। कहते हैं ना, जो राष्ट्रीय लेवल का लीडर, अंतर्राष्ट्रीय लीडर जो बना हुआ है, वो साला घोड़ा बेच के सो रहा है। उसको अपने समुदाय से कोई लेना देना नहीं, उसे अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं, उसे अपने कबीला से कोई लेना देना नहीं। उसे तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपने लुगाई लड़का बच्चों को खुश रखना है, उसे परिवार से कोई लेना देना। ऐसे लोगों को हमें बहिष्कृत करना पड़ेगा। आप देखिए आने वाले समय में इस पांडुना क्षेत्र के ग्राम नांदनबाड़ी में एक बाबा भिखारी आने वाला है। उस बाबा भिखारी को हम कैसे रोके, इस चीज को लेकर कोई योजना नहीं बना पा रहा है। जो आर्टिकल 25 का खंड 1 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पर आप बतलाइए 25(1) के तहत कोई व्यक्ति आदिवासियों की लोक व्यवस्था भंग कर सकता है क्या? आदिवासियों की रीति रिवाज परंपरा को भंग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पर पुलिस प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि आदिवासियों का व्यवहार लूटने का षड्यंत्र, आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करने का अगर जिम्मा किसी ने लिया है तो जो नेता विधायक सांसद लोग, इन लोगों ने लिया। इस चीज को समझकर हमें निर्णय लेना पड़ेगा साथियों, क्योंकि आज जो समुदाय है एक नेतृत्वहीन समुदाय है। हमारा नेतृत्वहीन समुदाय को न अपनी दिशा का पता है, न दशा का पता है। इस चीज को समझकर, जानकर, समझाकर समुदाय को बताना पड़ेगा। गांव-गांव समाज को जगाने के लिए हम जैसे युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है कि जो लोग वीडियो देखें, अपने गांव बुलाकर एक बार सामाजिक प्रशिक्षण लीजिए। सामाजिक प्रशिक्षण के माध्यम से आपको आपकी वास्तविकता का पता चलेगा, और वास्तविकता जब आपको पता चलेगी तो स्वाभाविक बात है कि आप भी समाज का काम करने के लिए आप दिल जान से मेहनत करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।